तो दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ पॉलिटी। इसके पहले हम लोगों ने देखे थे की कंसेप्ट्स। इन दैट लेक्चर हम लोगों ने बहुत सारे की कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जो कि रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थे एंड रिलेटेड टू द पॉलिटी थे। वहाँ पे बहुत सारी कंसेप्ट्स हमें पता चली एंड देन आई शेयर्ड यू द पीपीटी। तो आई थिंक आपने वो रिवाइज किया होगा। अगर वो रिवाइज किया होगा तो यहाँ पे आगे जाते वक्त कुछ सारी चीजें और काम आएगी और ज्यादा हेल्पफुल होगी टू अंडरस्टैंड फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड टू अंडरस्टैंड फर्दर पॉलिटी। नाउ इन दिस लेक्चर हमें मोस्टली एंड इम्पॉर्टेंटली 3 से 4 टॉपिक पे फोकस करना है एंड वो टॉपिक होंगे बेसिकली स्टार्टिंग विथ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन विल मूव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर की टाइमलाइन है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली चेंज चेंज कलर व्हाइट। हाँ, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमें देखना पड़ेगा टाइमलाइन को। अब एक तरीके से इसी टाइमलाइन को आप बहुत सारी जगह पर रीड करोगे या सुनोगे एज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की। मतलब जब भी पॉलिटी का डिस्कशन होगा तो उसके बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसका भी डिस्कशन होगा। सो दैट इज अ बैकग्राउंड। अब ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है इट कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसका ही बैकग्राउंड इसके लिए रीजन होता है बेसिकली। एंड दैट इज ऑल्सो अराइवल ऑफ ब्रिटिश। तो वहां से ये सारी चीजें शुरू होती है और उसमें भी अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो वहां पे वो बहुत ज्यादा फोकस होता है क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें बाहर आना शुरू होती है। देन इवोल्यूशन के बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी एक्ट्स, कौन सी एक्ट या लॉज थे जो इसके पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले ब्रिटिशर्स ने कौन से जो एक्ट्स है उनको यूज किया था टू रेगुलेट, आई वुड से टू रेगुलेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेट इंडिया, टू रूल इंडिया इन शॉर्ट। यहाँ पे उन्होंने रूल करने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए थे जो कि इन फेवर ऑफ इंडिया भी थे, जिनका हेल्प भी हुआ आफ्टरवर्ड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अच्छे से यूज भी किया एंड ब्रिटिशर्स ने भी अच्छे से यूज किया टू रूल द इंडिया। तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत सारी एक्ट्स है दैट इज इन डिफरेंट डिफरेंट एराज, अलग अलग एराज के, मतलब जैसे कि कंपनी रूल है, देन क्राउन रूल आया, देन आफ्टरवर्ड चेंजेस हुए एंड फिर हम लोग ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन लाया। तो उसको धीरे धीरे एज अ टाइमलाइन हम लोग देखते जाएंगे। देन विल डिस्कस कि इसके जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज आई सेड बिफोर एंड एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आई वुड से कि इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। साउंड्स कंट्रोवर्शियल, साउंड्स क्रिटिक्स, बट नॉट इट इज नॉट अ क्रिटिक्स। बट अगर जनरल टर्म्स में समझना है तो बहुत सारे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे ज्यादा इंस्पायर हुआ है एंड वहां से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यूज की हुई है। तो कौन से देश से हम लोगों ने लिया है, कौन से कंट्री से हम लोगों ने बोरो किया है, वी विल लुक एट दैट। सोर्सेस के बाद हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टरवर्ड at the last what I can say soul of Indian constitution, that is preamble। उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेंगे। इन बिटवीन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनके बेस पे आई वुड से कि क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, वो भी हम लोग हाईलाइट करेंगे कि कौन सी डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप थोड़ा सा नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आफ्टरवर्ड जब पीपीटी शेयर करूंगा तो रिवाइज जरूर कर। तो ये हो गया लेक्चर का टाइमलाइन, मतलब एक तरीके से लेक्चर का जो फ्लो है वो इस तरीके से जाएगा। नाउ विल मूव टू दी मेन टाइमलाइन, दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले मतलब जहां से स्टार्ट होता है, वेयर वी स्टार्ट, कि
कहां से ये सारी चीजें बाहर निकलती है? तो सबसे पहली स्टार्ट होती है 1600। 1600 से स्टार्ट होता है, दैट इज बीसी पीरियड, तो बिफोर क्राइस्ट पीरियड। एंड आई वुड से कि यहाँ पर सारी चीजें चेंज हो जाती है, मतलब धीरे 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 ये सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर ब्रिटिश का अराइवल होता है, एंड वी विल राइट इट डाउन लाइक द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश यहाँ पे एंटर कैसे करते हैं? तो एज अ ट्रेडर एंटर करते हैं, एज अ ट्रेडर्स। एज अ ट्रेडर्स का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके ये लोग अंदर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके लोग अंदर आते हैं। अब उसके बाद सेकेंडली, जब ये लोग, इसके बाद इन 1765, इन 1765 मैं इनको हाईलाइट ज्यादा नहीं करूंगा, मतलब ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू लर्न पॉलिटी, नॉट अ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, जब हिस्ट्री की बात होगी तब ये सारी बातें होगी कि बिटवीन 600 टू 765 क्या क्या हुआ था, वो वहां पे देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें समझना है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये चीज आती कैसे है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसके बिहाइंड क्या बैकग्राउंड है, वो हमें देखना है। नाउ इन 1765 क्या हुआ कि इन ब्रिटिशर्स को, मतलब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कुछ राइट्स दे दिए गए। वो राइट्स कौन से थे? तो वो थे दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स। किसको दिए? टू ईआईसी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये किसने दिए? बाय बाय शाह आलम टू, ये वहां पे रूलर था। तो इसने क्या किया, ये सारे जो राइट्स थे, दीवानी राइट्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। इट मींस जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, व्हाटएवर इट इज, वो सारी चीजें जो है वो डिसीजन उनको हाथ में दे दिया, इन शॉर्ट ट्रेजरी उनके हाथ में दे दी। एंड आफ्टरवर्ड इन 1773, इन 1773 टू 1858, ये टाइम के बिटवीन बहुत सारी एक्ट्स बनी। कौन सी एक्ट्स बनी? अब ये हमें धीरे धीरे, मतलब ये हम लोग इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। पहला बना रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर क्या है? दैट इज 1773। देन एक एक्ट बनता है, दैट इज एक्ट ऑफ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दैट इज इन ईयर 1781। देन नेक्स्ट एक्ट बनता है, यहां पे चार एक्ट बने थे। ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट, एंड दैट इज इन ईयर ऑफ 1784। देन इसके बाद एक एक्ट बना, दैट इज चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट के भी अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए थे। तो चार्टर्ड एक्ट 13, देन चार्टर्ड एक्ट 1833, एंड द लास्ट वन इज चार्टर्ड एक्ट 1853। ऐसे चार्टर्ड के तीन अमेंडमेंट, अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए। तो अलग अलग अमेंडमेंट्स में अलग अलग बातें भी हुई है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हुआ था 1773 से लेके 1858 के बीच में। अब इसके बाद इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1857 में, मतलब इन बिटवीन 1857, 1857 यहाँ पे एक रिवोल्ट होता है, एक रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में, वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था। अगर एक सिंपल सी बात कहूं तो इंटरनल गवर्नमेंट फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते थे इसमें, मतलब ब्रिटिशर्स और जो ये दीवानी राइट्स जो दिए गए, और देन जो वहां के रूलर्स थे, देन रूलर्स थे, इनके बिटवीन जो थोड़ा सा डिस्प्यूट काइंड ऑफ एक सिचुएशन अराइज हुआ। देन उसका बेनिफिट पीजेंट लोगों ने रिवोल्ट के अकॉर्डिंग यूज किया, एंड देन ये सारी चीजें बनती गई। तो धीरे धीरे वो भी देखेंगे कि वो कैसे हुआ था इन मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ रिवोल्ट एक्ट, जो रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके अंदर एक फायदा हुआ इंडिया को, दैट इज एंड ऑफ ईआईसी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया यहाँ पर। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डेमोलिश हो गई, खत्म हो गई, इसके पास से सारे राइट्स निकाल लिए। अब ईआईसी का रूल जो खत्म होता है, ईआईसी के रूल के बाद में इन 1858, इन 1858
यहां पर एक एक्ट निकलता है। अब इस एक्ट को मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस एक्ट का शुरुआत मतलब स्टार्ट और इस एक्ट का एंड बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, बहुत सारी चीजें इस एक्ट से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई। मतलब ये एक्ट यहां से शुरू होता है और इसके एंड तक मतलब और भी इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे से इन्होंने ली हुई है। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858, 1858। अब यहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ था, कंपनी रूल खत्म हुआ था। यहाँ पे कंपनी रूल एंड हुआ था एंड इस पॉइंट पे मतलब 1858 पे क्राउन रूल शुरू हुआ। क्राउन रूल मतलब क्वीन, वहां पे जो क्राउन था वो क्वीन या किंग जो भी होता था वो क्राउन कहा जाता था। तो वो क्राउन रूल जो है वो 1858 से स्टार्ट होता है। देन इस 1858 के बाद में 1858 के बाद में यहाँ पे मैं बिगिनिंग लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल है एंड दिस इज एंड ऑफ कंपनी रूल। देन इसके बाद नेक्स्ट 1861 में, इन 1861 एक चीज और होती है, वो ये कि यहाँ पे एक एक्ट निकलता है, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें बहुत सारे इंडियन सीनियर्स जो होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, इंडियन पर्सनालिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। देन इन 1990, इन 1919 यहाँ पे और एक अमेंडमेंट होता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड दैट एक्ट नेम्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये अमेंडमेंट हुआ इन 1990। अब इसके बाद में सेकंड लास्ट मतलब यहाँ पे एंड ऑफ दी सारी चीजें एंड होती जाएगी धीरे धीरे। इन 1935 ये वो एक्ट था जिसको पूरी तरह फॉलो किया गया while making the constitution, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज इन पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट, चार्टर्ड एक्ट के तीनों एक्ट और ये गवर्नमेंट एक्ट 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ज्यादा रोल बनता है। देन एंड एट द एंड ऑफ द टाइम लाइन इन 1947 विच इज इंडिपेंडेंस ईयर, इस इंडिपेंडेंस ईयर में जो एक्ट बनता है, जो आप सिंपली याद रख सकते हो, इट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन, मैं नीचे लिख देता हूं, इंडिपेंडेंस एक्ट। इस इंडिपेंडेंस एक्ट का जो ईयर है दैट इज ऑल्सो 1947। अब यहां पर इस इंडियन एक्ट मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट के टाइम पे क्या हुआ, इट इज एंड ऑफ इट इज एंड ऑफ क्राउन रूल। एंड ऑफ क्राउन रूल मतलब यहाँ पे क्राउन रूल खत्म होता है। ना डेफिनेटली क्राउन रूल खत्म हुआ है, इसका मतलब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग हो जाएगी। यहाँ से फर्दर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्यों बना, क्या रीजन थे, किस बेस पे बनाया गया, कौन सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड एट दी लास्ट हम ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। एज इन मैंने अभी मेंशन भी किया कि इट इज अ सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो प्रीएम्बल को समझ लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाता है। नॉट इन डेप्थ बट हाँ कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बाद में हम लोग अगर चाहिए तो बाद में रिवाइज करते वक्त नोट कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आगे जाते हैं। नाउ हियर जैसे कि हम लोग ने पहले ही देखा, सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, क्या क्या बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल, देन गवर्नर ऑफ बंगाल दैट इज फोर्ट विलियम, इनको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। देन वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो क्या बने, फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। देन नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो था वो यहां इस टाइम पे एस्टैब्लिश्ड हुआ। कहां पे एस्टैब्लिश्ड हुआ? फोर्ट विलियम कलकत्ता। ये फोर्ट विलियम जो है वो क्या है? एक प्लेस है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में क्या एस्टैब्लिश हुआ? सुप्रीम कोर्ट इन 1774। ये समटाइम पूछा जाता है इन दी एमसीक्यू कि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश कहां हुआ था? इट इज एट दी फोर्ट विलियम कलकत्ता, एपेक्स कोर्ट 1774। एपेक्स कोर्ट का मतलब कुछ नहीं होता, इट्स सुप्रीम कोर्ट, जो हायर बॉडी, सबसे हायर बॉडी रहती है इन दी जुडिशियरी। इसके बाद अब यहां पर सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, 1773 को पूरा रट लो, ये जरूरी नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यही या उतना ही डिस्कशन करना है, ज्यादा इंडेप्थ में इसके जाना नहीं है, क्योंकि हम यूपीएससी नहीं दे रहे। हम यूपीएससी में व्हाई व्हाट के आंसर देने वाले नहीं है। वी आर गोना आंसर ओनली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो हमें उनके ऊपर ही फोकस करना है। ज्यादा इधर उधर की बातें करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ एज आई सेड, पिट्स एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? तो इसीलिए कि यहाँ पर इनकी जो डिफरेंस थे वो ये थे कि यहाँ पे कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी जो थे वो पिट्स एक्ट के अंदर डिफाइन हुए। कंपनी को क्या क्या दिया जाएगा एज अ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो पिट्स एक्ट में डिसाइड हुआ। तो जब भी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ अ कंपनी आएगा या इसके बारे में कभी पूछा जाएगा, उसके लिए कौन सा एक्ट बना था ये पूछा जाएगा, दैट मींस इट विल ऑलवेज बी अ पिट्स इंडियाज एक्ट 1784। नेक्स्ट देन बनता है चार्टर्ड एक्ट। अब चार्टर एक्ट में होता क्या है? जब चार्टर्ड एक्ट 1813 बना, उसके अंदर यह डिसाइड हुआ कि जो ट्रेड मोनोपोली है वो एंड हो जाएगी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी। बट किस चीज में? सारी चीज में खत्म हो जाएगी, बस एक चीज में रह जाएगी, दैट इज इन टी। अब वो किसके साथ ट्रेड करेंगे इस एक्ट के अंदर? सिर्फ चाइना के साथ। बाकी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। मतलब मोनोपोली एंड होने का मतलब सिर्फ वही सब कुछ करेंगे ऐसा नहीं होगा, ट्रेड बाकी लोग भी करेंगे। उनकी जो मोनोपोली ऑन दी अदर एवरी गुड्स, सब कुछ एंड हो गया, बस टी के लिए उनका जो मोनोपोली था वो रह गया। देन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है कि यहां पर एक परमिशन ग्रांट होती है। किसको परमिशन ग्रांट होती है? दैट इज क्रिश्चियन मिशनरीज। उनको इंडिया में बुलाया जाता है टू एंगेज इन रिलीजियस एक्टिविटीज। क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे बुलाया गया फॉर दी रिलीजियस एक्टिविटी, कि वहां पे आओ और रिलीजियस एक्टिविटी अपनी स्टार्ट करो। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि आगे जाके हमें जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट था वो लेके आना था, ब्रिटिशर्स को हटाना था, तो ये सारी चीजें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही थी। बट धीरे धीरे वो बैकग्राउंड बनाया जा रहा था। देन द कंपनी वाज आल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस अंडर देम। मतलब मिशनरीज, इन क्रिश्चियन मिशनरी जब अंदर आई तो इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, एजुकेशन, जो इंडियन लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो सोर्स था या एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो वे था वो ओपन कर दिया। एंड इसके लिए उन लोगों ने 1 लाख रुपीज जो है वो एक आई कैन से कि एक रिजर्व बना दिया कि 1 लाख रुपीज सेट असाइड किया जाएगा। नाउ डू अंडरस्टैंड गाइज, वो उस टाइम के 1 लाख रुपीज है जहां पे 1 रुपीज इज काइंड ऑफ बहुत बड़ा एक ये था, करेंसी था। आज के टाइम पे 1 रुपी इन टर्म्स ऑफ अ डॉलर इट्स नॉट दैट मच वैल्यूएबल। लाइक हम लोग की वैल्यू और करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो 80 रुपीज हम लोग स्पेंड करेंगे या 85 रुपीज स्पेंड करेंगे फॉर द $1। माइट भी चेंज होते रहता है, वेरिएबल होते रहता है, तो एक्जैक्टली मत पकड़ना। 85 to 87 89 होते रहता है। यहाँ पर हम लोग इतना पे करते हैं फॉर दैट $1। तो उस टाइम पे ये 1 लाख रुपीज बहुत ज्यादा थे, बिकॉज उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू जो थी वो 85 89 नहीं थी, बहुत कम थी, बहुत कम। मतलब आई वुड से कि 1 1 का प्रपोर्शन था वहां पे, इज इक्वल टू प्रपोर्शन था। तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है ये 1 लाख रुपीज। नाउ उसके बाद 1813 के बाद 33 में क्या हुआ, कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली एबॉलिश कर दी। किसके साथ? सबके साथ। अब पहले तो यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ टी को रखा था, अब यहाँ पे सारी चीजें खत्म कर गई। मतलब ना चाइना के साथ ट्रेड करो ना यहाँ पे मोनोपोली रखो, कुछ नहीं चलेगा, इंडिया में मोनोपोली नहीं चलेगी, निकल जाओ यहाँ से। नेक्स्ट, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो रीडेसिग्नेट होते हैं एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? यहां पे से आता है कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
मतलब जो सेंटर होता है, जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे से शुरू होती है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने कंसेप्ट यहाँ पे पहले ही ब्रॉट डाउन कर लिया कि बाबा यहाँ पे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एक गवर्नमेंट बनेगी, सेंटर में बनेगी। दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखो ये चीज, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड देन प्रीवियसली हम लोग ने क्या देखा? सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। ये दोनों अलग अलग है। वॉरेन हेस्टिंग इज ऑफ बंगाल एंड बेंटिक इज ऑफ द इंडिया। एंड अंडर विच एक्ट? चार्टर्ड एक्ट 1833। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दे माइट आस्क यू अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वहां पे आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। बट देन दे विल आस्क यू अंडर चार्टर्ड एक्ट 1833 हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाउ रिमेंबर दैट ऑप्शंस में दोनों भी रहेंगे, वॉरेन हेस्टिंग भी रहेंगे, विलियम बेंटिक भी रहेंगे, तो आपको केयरफुल रहना है। नाउ गो थ्रू दिस, एक बार रीड कर लो एंड इफ यू, अच्छा एक बार गो थ्रू कर लो फिर आगे जाते। अच्छा हो जाएगा तो डन बोल देना। तो गाइस थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। सो स्टोरी टाइप जो है वो बहुत ज्यादा स्टोरी टाइप कर किया नहीं जा सकता, बिकॉज लेक्चर वुड बी ऑफ आई थिंक 3 आवर्स या 4 आवर्स का हो जाएगा इफ यू स्टार्ट विद स्टोरीज। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है यहाँ पे, थोड़ा सा बेयर करो इन चीजों को और थोड़ा फोकस रहो, एक्टिव रहो। आपको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी बनाओ जिससे कि आपको समझ में आए। सो कैन यू प्लीज सेंड मी अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर, द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर। ओके, विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, ठीक है। मैं बात करता हूँ एंड देखता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। सर कुड प्लीज अगेन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड इन दी बोथ दी एक्ट्स। देखो, रेगुलेटिंग जो पहले चार्टर्ड एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ कि इन इन लोगों से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी बाकी की चीजें ट्रेड करने के बारे में जो मोनोपोली थी वो निकाल ली। मोनोपोली निकाल देना मतलब ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि मैं सारी चीजें बेच सकता हूँ, अकेला ही बेचूंगा। दैट मीन्स अगर मैं अकेला सेलर हूं, दैट मीन्स आई एम अ मोनोपोली, आई हैव अ मोनोपोली। वैसे ही वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस टाइम पे इंडिया इंडिया के अंदर मोनोपोली थी, क्योंकि उनके अलावा यहाँ पे ट्रेड करने वाला कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। बिकॉज दे ब्रिंग अप दैट कंसेप्ट हियर, क्योंकि तभी हमारे पास इतना पैसा नहीं था, वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर एट दैट टाइम कि हम लोग ये सारी चीजें बेच पाए, एक्सपोर्ट कर पाए, इंपोर्ट कर पाए, ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम पे वो ब्रिटिशर्स करते थे, तो उनके पास वो मोनोपोली थी। अब क्या हुआ कि जब चार्टर्ड एक्ट 1813 बना तो वो मोनोपोली उनसे निकाल ली गई। मतलब अब सिर्फ आप सेल नहीं करोगे, हमारे पास जो लोकल डीलर्स है वो भी सेल करेंगे, लोकल वेंडर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट उनके पास एक जो था, वो प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल था, दैट इज अ टी। वो उनको दे दिया गया कि आप टी को जो है वो चाइना के साथ डील कर सकते हो, चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ला सकते हो। बट देन इन 1833 ये जो टी का एक्सपोर्ट था चाइना को, जो ये लोग करते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। चाइना के साथ जो भी ट्रेड करते थे वो भी बंद कर दिया। अब जो है वो पूरी मोनोपोली खत्म हो गई। अब ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अकेली वहां पे सेलर नहीं थी, सिंगल हैंडेड मोनोपोली नहीं रही। अंडरस्टूड दिस? या ओके महक, ओके महक, नो इश्यूज। मैं ये भी शेयर कर दूंगा, इट इज ओनली अ फैक्चुअल थिंग, तो इतना स्ट्रेस मत लो, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखोगे बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच ड्यू टू फीवर। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। अच्छा देखो, अगर आफ्टर ऑल अगर कभी आप रीड करते हो उस टाइम पे डाउट आता है, यू कैन कनेक्ट मी, वी कैन डिस्कस ओवर इट। ओके, कोई टेंशन मत, उस बारे में कोई टेंशन मत लो। अगर पर्सनली मेरे लेक्चर में अगर कोई भी आपको डाउट होता है आफ्टरवर्ड द लेक्चर्स, यू कैन कनेक्ट मी, वी कैन डिस्कस ओवर द कॉल ऑल्सो एंड वी कैन डिस्कस ओवर द चैट ऑल्सो। तो उसके बारे में कोई डाउट मत लेना, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, कोई भी हो, मतलब इंग्लिश का लेक्चर हो या यहाँ पर पॉलिटी का लेक्चर हो, एनी अदर लेक्चर दैट आई वुड टेक,
मैंने कोई भी एक लेक्चर ले लिया, एक सेशन ले लिया, दैट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको नहीं समझ में आया, एनी टाइम कॉल मी, एनी टाइम मैसेज मी, हाँ, बट आई शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं। बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा फोकस अच्छे से करो, बहुत हेल्प होगी। अच्छा महक, आप थोड़ा अगर चाहते हो तो आराम से देख सकते हो, या फिर आप लीव भी कर सकते हो। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, इसको बेसिकली अच्छी चीजों के लिए माना जाता है। इट्स अ पॉजिटिव काइंड ऑफ, आई वुड से पॉजिटिव काइंड ऑफ जो एक्ट था वो बन गया था, एक लॉ बन गया था, एंड दैट इज फॉर अ गुड गवर्नमेंट। अच्छी गवर्नमेंट आई, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अच्छी गवर्नमेंट इंडिया में लानी थी, एंड उस वजह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया। अब एक्चुअल में एबॉलिश किया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट इज फॉर अ गुड गवर्नमेंट, ठीक है। एंड ये सारी पावर्स जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, आज तक कंपनी क्या कर रही थी, इंडिया को रूल कर रही थी, सारी चीजें इंडिया के लिए कर रही थी, इंडिया के लिए नहीं कर रही थी, खुद के फायदे के लिए कर रही थी, बट इंडिया पे रूल कर रही थी, खुद को किंग बना के जी रही थी। अब क्या हुआ, अब ये सारी पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जो दीवानी राइट्स थे, जो ट्रेडिंग राइट्स थे, वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसफर कर दिए टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के पास दे दिए। अब गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज किसको हैंड ओवर कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को। बोलने के लिए था गुड गवर्नमेंट इंडिया के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल बना कौन यहां पर, क्राउन, दैट इज ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे पूछा जाएगा, अंडर विच एक्ट designation of Governor General of India changed to Viceroy of India, and that act is a Government of India's Act 1858. This is, I would say कि this is a 3-star question, मतलब 3-star fact है ये एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि प्रीवियसली मैंने बोला था बेंटिक के बारे में और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, अगर बेंटिक की बात करूं तो बेंटिक इज इंडियन, इंडिया का गवर्नर जनरल था, हु इज अंडर द 1833, एंड जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, एंड दैट इज ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप भी मेरे पीछे रिपीट करते जाओ। इफ यू वांट यू कैन टाइप इट डाउन, इफ यू वांट यू कैन स्विच ऑन अ माइक एंड स्पीक विथ मी, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, तो वो चीजें आपको भी रिमेंबर हो जाएगी एट द लेक्चर ओनली। नाउ नेक्स्ट, यहां पर एक चीज और बन गई, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नाउ नया पर्सन ऐड हुआ है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर कौन बना, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। हम लोग तीन चीजें वापस से एक बार नोट कर लेते हैं। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मैं आपको पूछते जाता हूं, आप बताते जाओ। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, हु इज दैट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट पर्सन इज वॉरेन हेस्टिंग। देन उसके बाद क्या हुआ, अंडर चार्टर एक्ट 1813, 1813 नहीं 1833 ना, हाँ, अंडर चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑल आर फर्स्ट, हाँ, ऑल आर फर्स्ट, ये सब फर्स्ट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन नेक्स्ट, अब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, कौन बना ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब इसी चीज, मतलब यही होने के बाद यहां पे बन जाता है एक न्यू ऑफिस कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नाउ डू अंडरस्टैंड, ये स्टेट का मतलब यहां पे कंट्री ही है, कंट्री ही है। क्यों,
क्योंकि ब्रिटिशर्स की वहां पे पूरी एक कॉलोनी थी, इंडिया वॉज अ कॉलोनी, राइट। तो ब्रिटिशर ने क्या किया था, अपनी कॉलोनी को स्टेट का नाम दे दिया, तो वो वहां पे क्या बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट फॉर इंडिया। तो वो स्टेट जो है वो इंडिया है, मतलब इंडिया इज अ कंट्री फॉर अस, इंडिया इज अ कंट्री। तो हम लोग स्टेट को भी क्या समझेंगे यहाँ पे, वो क्या है, कंट्री है। इतना समझ में आया ऑल ऑफ यू? मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर दिए, एंड वहां पे मैंने वो चीजें सब आपको सारी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट बता दी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई चीज यहाँ पर है, यस और नो? यस और नो, वाई एंड एन यूज करो, वाई एंड एन दोनों भी यूज कर सकते हो। नो, चलो आगे जाते हैं। अब आता है क्राउन रूल। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो किसके अंदर था, ये किसके अंदर था, ये सब कुछ कंपनी रूल, ये होता है कंपनी रूल के अंदर। अब होता है शुरू क्राउन रूल। क्राउन रूल के अंदर अलग अलग एक्ट्स बनती है, बट रिमेंबर क्राउन रूल जब आया था, तो क्राउन रूल आने के बाद, क्राउन रूल यहां से बिगिन होता है, तो क्राउन रूल आने के बाद इंडिया के लिए सारी चीजें की जा रही है ना। तो अब जितने एक्ट्स होंगे मोस्टली इंडिया से स्टार्ट होंगे। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बन गया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है, द वाइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल इंस्टीट्यूटेड द पोर्टफोलियो सिस्टम, इन्होंने क्या बनाया, पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया। देन to the executive council, Lord Canning nominated 3 members, and they are Sir Dinkar Rao, Maharaja Patiala, and Raja of Benares. Benares, Benares. देन ऑर्डिनेंस, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया रहेगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, मतलब जो इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, वैसे वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। अब उसके अंदर इन्होंने 3 मेंबर ऐड कर दिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। कौन से 3 मेंबर थे, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड राजा ऑफ बनारस। एंड देन ऑर्डिनेंस कुड बी इश्यूड बाय द वाइसरॉय। ये ऑर्डिनेंस इशू करने का मतलब लॉ के रिगार्डिंग जो डिसीजंस है, जो ऑर्डिनेंस है वो इशू करने का, जो गवर्नमेंट आज के दिन में जो नोटिफिकेशंस आते हैं, गवर्नमेंट गैजेटिस नोटिफिकेशन, वो सारी जो ऑर्डिनेंस होती थी उस टाइम पे, वो इशू करने की राइट्स किसके पास थे, इट इज इन द हैंड ऑफ वॉइसरॉय। मतलब वॉइसरॉय कौन था वहां पे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के हाथ में ऑर्डिनेंस के राइट्स थे, एंड एग्जीक्यूटिव के हाथ, एग्जीक्यूटिव कौन थे वहां पर, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड राजा ऑफ बनारस। देन अमेंडमेंट होती है 1892 की, इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर 1892 की अमेंडमेंट होती है। इस अमेंडमेंट के अंदर जो मेंबर्स थे, मतलब ये जो मेंबर्स थे ना, सर दिनकर राव, महाराजा एंड राजा, इनको राइट दिए जाते हैं टू आस्क द क्वेश्चन ऑन द बजट। मतलब जब भी अब बजट बनेगा, तो उसके अंदर ये मेंबर्स जो होंगे, और भी अदर अलग अलग मेंबर्स होंगे, ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स है, तो अदर काउंसिल्स भी होंगे, उनके भी मेंबर्स होंगे, तो उनको राइट दे देगी कि आप जो है जब बजट बनेगा ना, तब आप बोल सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, चुप नहीं बैठोगे। पहले चुप बैठना था, अब चुप नहीं बैठना, अब बोलना है। नाउ दे वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब इधर उधर की बातें करनी नहीं है, जो है उसके बारे में बात कर, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, जो है उसके बारे में डिस्कशन करना है, अदरवाइज इधर उधर की बातें नहीं करनी। बजट की बात की है, बजट की बात करो, सिंपल। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अभी तक दो बार अमेंडमेंट हो चुकी है। एक हो गया 1861, पहले लॉ आया, फिर बना 1892, एंड नाउ 1909। 1909 is also known as मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उल्टा पूछा जाता है, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज also known as क्या कहा जाता है उसको, इट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 909। ये भी पूछा जाता है, उल्टा पूछा जाएगा या फिर सीधा भी पूछा जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 909 आल्सो नोन एज व्हाट, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसके अंदर क्या हुआ, लॉर्ड मॉर्ली वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वाज देन वॉइसरॉय ऑफ द इंडिया। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के वक्त लॉर्ड मिंटो क्या थे, वॉइसरॉय ऑफ
इंडिया थे. इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स. सत्येंद्र प्रसाद सिंह became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. यहाँ पे सबसे पहला पर्सन, मतलब सबसे पहली पर्सनालिटी ऑफ इंडिया की कौन थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. That becomes the first Indian to join Viceroy Executive Council. Viceroy Executive Council को पहले ज्वाइन करने वाले, ये वॉइसरॉय का जो वहां पे डेजिग्नेशन था वो बहुत हायर लेवल का था, इसीलिए यहाँ पे इतना फोकस किया जाता है इसके ऊपर. एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. अगर इसका इंपॉर्टेंस समझना है ना, वॉइस रॉय का इंपॉर्टेंस समझना है ना, तो केसरी 2 मूवी है ना, उसको देख लो. वहां पे पता चलेगा वॉइस रॉय का इंपॉर्टेंस ब्रिटिश के टाइम पे कितना था. बहुत ज्यादा था. अगर आपने केसरी 2 देखा होगा तो माइट भी आपको पता भी होगा. देखा है केसरी 2? आई थिंक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो एक बार अगर चाहे तो देख लेना. वहां पे वॉइस रॉय की क्या पावर थी ब्रिटिश काउंसिल के वक्त, मतलब ब्रिटिश क्राउन के वक्त, तो वो आपको वहां पे पता चल जाएगा. इट इंट्रोड्यूस्ड a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शन की जो प्रोसेस थी वो दो पार्ट में होती थी, अलग अलग पार्ट में होती थी. इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट, मतलब मुस्लिम का अलग एंड अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं उनका अलग होगा. तो ऐसे दो अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट वहां पे बन चुके थे अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. देन अब इसके बाद, अच्छा इतना समझ में आया? एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंटिन्यूसली बात करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. जो भी लिखा है उसको सिर्फ एक बार ऐसे गो थ्रू करो, डबल रीड करो, जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाए, वो फैक्चुअल चीजें फिट हो जाए. क्योंकि सारे एक्ट याद रखना इतना कंपल्शन नहीं है. वो बहुत प्रिसाइजली उनको याद रखना ही बेटर होता है, आई फील दैट. क्योंकि आप यू आर नॉट गिविंग यूपीएससी, तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. जस्ट टू अंडरस्टैंड कॉनोटेशन, जस्ट टू नो दी फैक्चुअलिटीज, वो ज्यादा मैटर हो जाएगा. तो यस बोल देना. डन ऑल ऑफ यू. Vimakshi, Riya. Sir, the crown rule started from Indian Council Act 1861. एक्चुअल देखो, काउंसिल क्राउन रूल जो है ना, वो यहाँ एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है. देखो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ना वो ट्रांसफर होती है. हम लोग ने देखो टाइमलाइन में भी डिस्कस किया था, देयर इज अ टाइमलाइन ना, हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था. देखो कंपनी रूल खत्म कहाँ हुआ? कंपनी रूल खत्म कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ, जहां पे 1857 का रिवोल्ट हो गया. ठीक है, ये रिवोल्ट खत्म हो गया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बन गया. यहां से स्टार्ट होता है क्राउन रूल. ठीक है, तो एक्चुअल क्राउन रूल स्टार्ट कहां से होता है? यहाँ पर. देन क्राउन रूल के अंदर कौन सी एक्ट्स बनी? तो स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई फ्रॉम कंपनी रूल, कंपनी को निकाल दिया, जो कंपनी गवर्नमेंट बन के बैठी थी आज तक उसको हटा दिया, एंड क्राउन का रूल लाया गया. तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग कहां है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. हियर वी स्टार्ट्स विद द क्राउन. क्लियर? गुड. चलो, थैंक्स यार टू मेक इट लाइवली, क्योंकि आपके क्वेश्चंस की वजह से लेक्चर लाइवली बन रहा है. गुड. चलो आगे जाते हैं. नाउ अब इसके बाद, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बाबा यहाँ पे हम लोगों के इंडियन पर्सनालिटीज को वाइस रॉय की मेंबरशिप मिल गई. अब आगे जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनता है. ये क्यों बना? ये इसलिए बना था कि यहाँ पर बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री आ चुका है. डायरेक्ट इलेक्शन होते थे एंड बाइकैमरलिज्म आ गया था. अच्छा, व्हाट डज इट मीन बाय बाइकैमरलिज्म? ये क्या होता है? इसको बिकैमरलिज्म भी बोल सकते हो, समटाइम्स लोग बाइकैमरलिज्म बोलते हैं.
Anyone knows about this? It is, देखो, ये जो कैमरा है ना, कैमरा वर्ड, ये कैमरा वर्ड का मीनिंग होता है, एक्चुअली दिस वर्ड इज अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, और इसका सिंपल मतलब होता है चेम्बर, एंड बाय का मतलब होता है टू चेम्बर्स। इन शॉर्ट इज अ टू चेम्बर्स, दो चेम्बर बन गए थे इन इंडियन कॉनोटेशन। अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करोगे तो दो हाउस है ना, वैसे ये बाई कैमरलिज्म सिस्टम था, ठीक है। नाउ यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होना शुरू हो गए। Now it provided for establishment of a public service commission। वो यूपीएससी एमपीएससी जो आया ना, वो यहां से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आती है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इंडिया। Hence central CPSC, Central Public Service Commission, was set up in 1926। Another important fact comes in the picture। यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी in the year of 1926 after the Government of India's Act 1990 for recruiting civil servants। यहां से शुरू होता है सिविल सर्विस। सिविल सर्वेंट कहां से शुरू हुआ? in the year of 1926 when Central Public Service Commission was established। Next, इसके बाद आता है साइमन कमीशन। in 1927 साइमन कमीशन आता है और फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। अब इसी साइमन कमीशन को कहा जाता है व्हाइट कमीशन। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, उतना नहीं है बट हाँ, अगर किसी ने पूछ लिया एग्जाम में कि व्हाइट कमीशन के बारे में, व्हाट डज इट मीन बाय व्हाइट कमीशन, तो यू शुड नो दैट कि साइमन कमीशन 1927। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इफ उनको लगता है कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है, तो दे विल जस्ट सिंपली चेंज द ईयर। वो साइमन कमीशन तो रखेंगे लेकिन ईयर को चेंज कर देंगे, 1927, 1926, 1924, 1923। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दैट 26 में कमीशन आया था, दैट इज सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस कमीशन आया था, एंड देन इन 1927 जो है वो साइमन कमीशन आया, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कमीशन। ये साइमन कमीशन जो था, ये व्हाइट कमीशन जो था, वो किसने हेड किया था? सर जॉन साइमन। किसने हेड किया था? सर जॉन साइमन। ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? जस्ट टू रिव्यू दिस एक्ट। ये 1919 का जो एक्ट बना था ना, इसको रिव्यू करने के लिए ये साइमन कमीशन बना हुआ था। साइमन कमीशन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या था? टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। साइमन कमीशन को क्या कहा जाता था? व्हाइट कमीशन कहा जाता था, और ये हेडेड बाय हुम था? दैट इज सर जॉन साइमन। अगर ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का नाम कौन से किसके ऊपर से गिरा हुआ है, दैट पर्सन इज सर जॉन साइमन। क्लियर? यस और नो? चलो, नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर अस। अब इसके अंदर क्या होता है? देखो, यहां पर एस्टैब्लिशमेंट्स बनती है। कौन सी एस्टैब्लिशमेंट्स बनी? पहला, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये ऑल इंडिया फेडरेशन बन गया, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट्स। मतलब आज जो एक कंट्री बनी हुई है ना, कंट्री, वो पूरी कंट्री जो स्टेट से बनी हुई है, इसको ऐसे समझ लो कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन एक कंट्री था, इंडियन कंट्री था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। लेकिन इसको नाम क्या दिया था? ऑल इंडिया फेडरेशन। मतलब जितनी भी प्रोविंसेस थे और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो प्रिंस के अंडर थी वो प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स एंड जो प्रोविंसेस थे वो अलग थे। तो ये सब मिलके एक बन गया ऑल इंडिया फेडरेशन। मतलब वी आर मूविंग टू यूनाइटेड इंडिया। हम लोग एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर मूव करते जा रहे हैं, एंड धीरे धीरे ये क्राउन रूल भी खत्म हो जाएगा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को फॉलो करोगे। नेक्स्ट, देन इसके बाद एक बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही ये बना तो बन गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जो है एक सिस्टम आ चुका है, इकोनॉमी एक सिस्टम से चलने लगी है। वी आर फॉलोइंग बाय कैमरलिज्म, वी आर फॉलोइंग डायरेक्ट इलेक्शंस। तो हमारे पास सर्विस कमीशन भी आ चुका है। सर्विस कमीशन आने के बाद हम लोगों के पास एक ऑल इंडिया फेडरेशन बन चुका है। तो इसका मतलब अब इकोनॉमी में जो है वो करेंसी जो है वो मूव होगी, यहां से वहां लिक्विड होगी। तो उसी लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बैंक होना चाहिए। सो क्राउन रूल ने क्या सोचा कि भाई चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना देते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद, अब जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, ये सारी चीजें हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लीगल इश्यूज शुरू होंगे, कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसीलिए यहाँ पे बन जाता है एक फेडरल कोड फॉर दी इन ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरल कोड बना इन द ईयर ऑफ 1937। नाउ रिमेंबर दैट ये फेडरल कोड 1937 में बना हुआ है, एंड जो आपका सुप्रीम कोर्ट है हियर, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो बना है इन द ईयर ऑफ 1774। तो गलती से भी भूलना मत, सुप्रीम कोर्ट इन 1774, एंड आपका जो ये फेडरल कोड है इज 1937। वहां पे लिख देता हूं, यहां पर फिर से एक बार देखो, सुप्रीम कोर्ट 1774, एंड उसी जगह पर दूसरा बात करूं फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट इट इज इन द ईयर ऑफ 1937। चलो एक बार फटाफट ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है एक बार नजर घुमा क्विकली, स्टोरी टाइप। मेघा, हिमांशी, रिया, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? लॉ वालों के लिए तो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तो लॉ वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप लोग जब भी बाकी की चीजें करोगे तो वहां पे भी हेल्पफुल होता है, बट लॉ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे जाते हैं। अब होता है इंडिया इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें क्राउन रूल को भगाना पड़ेगा, मतलब क्राउन को भगाना पड़ेगा। क्राउन को भगाना है तो कोई ना कोई तो जरिया होगा, तो लीगली है। तो लीगली कैसे भगाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बन गया, एंड क्राउन क्राउन रूल को यहाँ से भगा दिया गया। ऑन 20th फेब ब्रिटिश सीएम, सॉरी पीएम क्लेमेंट एटली, ये एटली को याद रखना, पीएम Clement Attlee declared that British rule in India would end by June 30, 1948। मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। ब्रिटिश रूल वुड एंड बाय June 30, 1948। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? पीएम क्लेमेंट एटली। आप जो नहीं सोचोगे वो एग्जामिनर पूछेगा, आप सोचोगे वो पूछेगा डेट, नहीं वो डेट नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा ये स्टेटमेंट किसने दिया। वो स्टेटमेंट किसने दिया? पीएम क्लेमेंट एटली। कब दिया? ऑन 20th फेब। नेक्स्ट, अब बोलता है June 3, 1947। June 3, 1947 को ये होता है लॉर्ड माउंट बैटन प्लान बनता है। अब ये लॉर्ड माउंट बैटन प्लान क्या है? इट इज अबाउट पार्टीशन प्लान। पार्टीशन किसका होगा? डेफिनेटली दो ही तो कंट्री थी जिनको पार्टीशन करने का ब्रिटिशर को बड़ा शौक था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। जिसको इंडिया को ही उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड दे गिव अ नेम ऑफ इंडियन पाकिस्तान। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू secede फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मतलब यहाँ पे इंडिया के जो सॉरी ब्रिटिश की जो डोमिनियंसी थी वो इंडिया पे थी। अब उन्होंने क्या कर दिया? अपनी डोमिनेट के अंदर जो इंडिया थी उसके दो हिस्से कर दिए और उसको बोल दिया कि एक इंडिया है और दूसरा जो है वो एक पाकिस्तान है। नाउ इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय। जो ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय जो अब तक था, जो कि सबसे लीड कर रहा था, इट इज लाइक अ प्रेसिडेंट। वॉइस रॉय को ऐसा समझो कि एक प्रेसिडेंट टाइप ऑफ रूल है वहां पे।
एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन। ये वॉइस राय किसके लिए था? हर किसी डोमिनियंस के लिए था, मतलब एक इंडिया के लिए, दूसरा पाकिस्तान के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी भी ये गवर्नर जनरल यहां से गया है, मतलब अब अगर ऑफिस ऑफिस ऑफ वॉइस राय को समझना है तो वो हो गया प्राइम मिनिस्टर। एंड ये लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम पे देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया था, वो वहां का प्रेसिडेंट बन चुका था दो डोमिनियंस का अंडर द ब्रिटिश वन। अब who was appointed by British king on the advice of Dominion cabinet। अब ये समझने की जरूरत नहीं है कि डोमिनियन कैबिनेट वगैरह, बट इतना जरूर याद रखना कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सिर्फ सरनेम डाल दो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग इज ऑफ बंगाल। वापस से मैंने वही बोला ना, वो याद रखो, वो कंफ्यूजन होता है। बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। एंड इंडिया का कौन था? फर्स्ट, इट्स अ बेंटिक। इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ, कौन से एक्ट के अंडर हुआ था? कौन सी एक्ट के अंडर हुआ था वो? ईयर बता दो, कौन सी एक्ट थी वो ईयर वाली? 1833। देखो यहाँ पर 1833। 1858 में फर्स्ट वॉइस रॉय आया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। वॉरेन हेस्टिंग बना अंडर दी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1833 में बना गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर बना फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। एंड देन जो अभी बना हुआ है, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडियन एक्ट इंडिया का, कौन बना जनरल ऑफ गवर्नर जनरल? दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। ये चारों को याद रखना जरूरी है, चारों में से कोई भी आता है, एक तो आएगा ही आएगा, लिख लो, पक्का है। और दूसरा एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट किसने दिया था, मतलब ये जो इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट बाय जून 30 1948, तो ये किसने बोला? पीएम क्लेमेंट एटली। चलो टू द नेक्स्ट। अच्छा, वहां पे नीचे देखो क्या लिखा है। सी राजगोपालाचारी was the first Indian and also the last governor general of India। It is important fact। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सी राज राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी वॉज दी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट एंड लास्ट याद रखो, स्टैटिक्स में, मतलब स्टैटिक जीके में फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई बीच में कोई हाईलाइटेड पर्सन हो तो ठीक है, जैसे लाइक कि नरेंद्र मोदी सर जैसा कोई अगर होता है इन बिटवीन, तो उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, इसके ऊपर ही इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो अब आगे जाए। ना दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फटाफट जरा गो थ्रू करो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें से भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो एक बार गो थ्रू करो। वही चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी तक गो थ्रू की है, जस्ट टू रिवाइज इट, क्विकली गो थ्रू करो। एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, रीड करके हो जाएगा तो बताना मुझे, फिर बताता हूँ। जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब याद रखने जैसा है। फैक्चुअल्स है और ये सारे फैक्चुअल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको स्पेसिफिकली यहाँ मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। अगर हो जाएगा तो बताना मुझे।
डन, दिमाग से डन, वी आर डन, ओके। मेगा, आर यू एक्टिव हियर, आर यू देयर? यस, हाँ ओके, बीच बीच में डालते रहो जिससे कि मुझे पता चले कि आप हो वहां पे। चल, अब यहाँ पे ना एक चीज जरा नोट कर लो, मेरे पास एक फैक्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको काम आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा था ना कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म था। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कौन सा था? यहाँ पे देखो, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है वो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है। ये क्या है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, ये 1909। अब वैसे ही यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसको कहा जाएगा मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू भी नहीं बोलते इसको, मॉन्टेग बोलते हैं। मॉन्टेग कैम्सफोर्ड, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म, इसको कहा जाएगा मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको क्या कहा जाएगा? 1919 को मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं जानबूझ के ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड और एक चीज यहाँ पे ऐड की जा सकती है, एक है जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है, आप बाद में गो थ्रू कर लेना। एक होता है, एक आया था कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, माइट बी समवन नोज अबाउट दिस। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो था वो 1932 में आया था, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज्ड किया था? प्रपोज्ड बाय पीएम, पीएम राम से। ये पर्सन बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री। जब भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो इसका नाम आना ही है कहीं ना कहीं से। राम से मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड से याद रखो इसको, मैकडोनल्ड से आया था कम्युनल, कम्युनल अवार्ड इन 1932। द पर्सन हु प्रपोज्ड इट, दैट इज राम से मैकडोनल्ड। एंड इसका जो ये था ना, मतलब ये कम्युनल अवार्ड का जो इम्पोर्टेंट पर्पस था वो ये था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए टू मुस्लिम्स, टू मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज क्या मिलना चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। बस इसी के लिए ये चीजें आई थी, यही पर्पस था इस कम्युनल अवार्ड को बनाने का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि यहाँ पे बताना जरूरी था। और भी एक है तो चाहे तो ले लो। एक होता है पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट जो है वो किसके बिटवीन हुआ था? सो इट वाज अग्रीमेंट, इट वाज अग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर एंड कांग्रेस। इसका ब्रॉड एलैबोरेशन जो है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाएगा, मतलब ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फैक्चुअली ये बड़ा काम का है, तो इसीलिए यहाँ पे एडअप कर रहा हूँ, कहीं अगर आ जाता है तो बड़ा काम आता है। डन, चल, अब आगे जाते हैं। नाउ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो था, जिसके जैसे मैंने बोला इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये सारी एक्ट जो है उसका बैकग्राउंड बन गई, ये सारी जो इवेंट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकग्राउंड बन चुकी थी। धीरे 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 हम जो है वो एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ बढ़ गए। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, अब शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के प्रोसेस में सबसे पहले निकल के आती है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कहां से आया? तो फर्स्ट किसने लाया? मनाबेंद्र, मनाबेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय। इसका एम एन रॉय का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? मनाबेंद्र नाथ रॉय इन 1934। इन 1934 जो है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। इसने इंट्रोड्यूस किया बाय द एम एन रॉय इन द ईयर ऑफ 1934। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946। इन 1946 जो है पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। देन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए सजेशन किसने दिया? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये सजेशन आया था। अब कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कौन कौन था?
एवी अलेक्जेंडर, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीन बंदे थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। आपको क्या ध्यान रखना है, ये ईयर आपको ध्यान रखना है, 1946 वाला ईयर आपको ध्यान होना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, इन द ईयर ऑफ 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट आइडिया इंट्रोड्यूस किसने किया, एम एन रॉय ने किया। एम एन रॉय ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया वो कौन से ईयर में किया, इन द ईयर ऑफ 1934 में किया। नेक्स्ट, अब 1946 के बाद, नवंबर 1946 के बाद, ऑन दी 9th दिसंबर 1946 सबसे पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। नाउ रिमेंबर दैट दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है जहां पूछा जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट, सिर्फ इतना बोला जाएगा। दूसरा होगा टेम्पररी प्रेसिडेंट। जब भी सिर्फ प्रेसिडेंट बोला जाए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बोला जाए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट जब भी टेम्पररी प्रेसिडेंट बोला जाए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड ये भी याद रखो कि ऑप्शंस में दोनों होंगे, दोनों भी क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस में होंगे। और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समटाइम्स लोग यहाँ पे गलती करते ही। तो याद रखो, टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट। मैंने अभी भी बोला ये जो थे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑन December 11, 1946। 9 दिसंबर को कौन अपॉइंट होता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट, हु इज दैट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को कौन अपॉइंट होता है, परमानेंट प्रेसिडेंट, हु इज दैट, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन यहीं पर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो जाते हैं, H.C. मुखर्जी। एंड फिर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते हैं द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक शॉर्ट में एक आइडिया लिख देता हूँ। सबसे पहले 1934 में क्या हुआ, आइडिया आया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसने लाया, महेंद्र नाथ रॉय, दैट इज एम एन रॉय। देन इन 1946 में क्या होता है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। 1946 में क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। देन अगेन 9th दिसंबर 1946 को क्या बनता है, 1946 को क्या होता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली अपॉइंट होते हैं एंड दैट पर्सन इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9th दिसंबर को अपॉइंट होते हैं इन द ईयर ऑफ 1946, उनको रिप्लेस कर देते हैं ऑन 11th दिसंबर 1946। कौन रिप्लेस करता है उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह एज परमानेंट प्रेसिडेंट, सिंह नहीं, राजेंद्र प्रसाद एज परमानेंट प्रेसिडेंट। देन इसी मूवमेंट पे और कौन अपॉइंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज H.C. मुखर्जी। And on the same year, on 13th December 1946, क्या पास होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ यहां पर ये जो रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन का मतलब क्या, ये डिसाइड होता है कि हमें आगे क्या करना है अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ठीक कुछ गिन चुन के 1.25 महीने के बाद में, हाँ 1.5 महीने के बाद में, ऑन 22 जनवरी, नहीं 1.5 महीना नहीं है बाय द वे, ये पूरा 1 साल और 1.5 महीना है। तो यहां पर 22 जनवरी 1947 को क्या होता है कि ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है एज वी आर गोना डू दिस, मतलब हम ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करके रहे। अब ये पूरा टाइम पीरियड जो
ये पूरा सेशन जो कंडक्ट होते हैं ना, 12 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं फॉर दी होल प्रोसेस। मतलब एक बार रेजोल्यूशन बनाया जाएगा, फर्स्ट मीटिंग हुई, फिर वापस से मीटिंग होगी, फिर वापस से उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, वापस से, ऐसे टोटल 12 सेशंस होते हैं। ये टोटल 12 सेशन का जो टोटल पीरियड है, दैट वाज 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। फैक्चुअली ये बड़ा कम पूछा जाता है। दिस इज ऑफ आई थिंक यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। अगर पूछा गया तो आंसर करने के लिए प्रिसाइजली यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। 12 सेशन का जो टोटल टाइम था, दैट वाज 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। जस्ट गो थ्रू दिस। आई नो आई एम बीइंग वेरी फैक्चुअल, माइट बी थोड़ा सा टफी टाइप हो रहा होगा, बट या इट इज अ फैक्चुअल, तो वी हैव टू बी लाइक दैट। यस, समवन वांट्स टू बी रिपीटेड। रिपीट करने की जरूरत है तो बताना। कोई भी बात अगर रिपीट करने की जरूरत है, एक बार फिर से टाइमलाइन देखने की जरूरत है तो बताओ, वी कैन डिस्कस इट। यस, ऑल ऑफ यू, डन और नॉट? डन, ओके। यहाँ पे ना 1947 तक हम लोग ने लिखा है ना। ओके, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके वापस से लिख देता हूँ 47 को। तो 49 दिखाई देगा, तो आप लोग बाद में जाके फिर वही करोगे। 47, हाँ, दिस इज सिम्स टू बी परफेक्ट। नाउ यहाँ पे ना एक पॉइंट और डाल देता हूँ जो आपको पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड नो दिस, एज अ इंडियन वी शुड नो दिस। इंडियन फ्लैग जो है ना, इंडियन फ्लैग, ये अडॉप्ट होता है ऑन 22 जुलाई 1947। सो ऑन 27 जुलाई 1947 को द नेशनल फ्लैग was was adopted by Constituent Assembly। ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। आगे भी होगा शायद से, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ ये जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है सारे के सारे, एक बार इनको देखो अच्छे से। एक तो यादगार पिक्चर है ये, जस्ट मुझे मिल गया, मैं डाल दिया। सब लोग हैं यहाँ पे। फिर कभी हम लोग बैठ के इनके ऊपर पूरा ये करेंगे, इनके नाम वाम लिखेंगे सब कुछ। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सबके नाम जो है वो पिक्चर पे डाल के मुझे शेयर करो। सबके नाम सर्च करो कौन कौन यहाँ पे है। अगर आप सबके नाम सही से बताओगे तो मजा आएगा। सबके नाम आपको पता होने चाहिए। राइट ना, आपको सिर्फ एक ही पर्सन का नाम अच्छे से पता होगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे आप इनको ही सिर्फ जानते रहेंगे, एंड आई थिंक इनको भी आप जानते होंगे।
ठीक है, और किसी को जानते हो आप यहाँ पर? और किसी के बारे में पता है? इनके बारे में भी शायद से पता होगा। मैं भी इनमें से बहुत चुनिंदा लोगों को जानता हूँ, सबको नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। चलो, अब आगे जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब फैसिनेटिंग लगता है ये देखने के लिए कि यार उस टाइम पे ये लोग कैसे, मतलब इन लोगों ने कैसे वो सब किया होगा, हाउ दे मैनेज टू डू इट, कैसे उन लोगों ने ये सारी चीजें हैंडल की होगी। तो बहुत ही कमेंडेबल और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल काम है वो, जो शायद इसके आगे फिर कोई कर ही ना पाए। बहुत बड़ी बात है। चल, नाउ नेशनल एम्बलम। इनके इसके इसके बारे में क्या ही बोलना, मतलब बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, बट एज ऑफ फॉर एग्जाम पर्पस हम लोग जनरली यहाँ पे कुछ फैक्चुअलिटीज है, जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, is an adaptation of lion capital of Ashoka from 250 BC at Sarnath, preserved in Sarnath Museum near Varanasi. आपको इतना ही याद रखना है, ये लाइन आपको याद रखना होगा। The lion capital of Ashoka from the 250 BC at the Sarnath, preserved in Sarnath Museum near Varanasi. ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। मोटो क्या था? सत्यमेव जयते। So मोटो, truth alone triumphs, or truth alone triumphs, and this is quote from मुंड का उपनिषद। ये भी पूछा जाता है समटाइम्स इन द हिस्ट्री, मोस्टली इन द हिस्ट्री पूछा जाएगा, एंड अगर पूछा गया तो आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाएगा। एंड देन अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। ये कभी अडॉप्ट किया गया? ऑन 26 जनवरी 1950। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो यहाँ पे डाल दी गई है, और एक डेट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 26 नवंबर 1949। इस डे को क्या बोला जाता है बताओ जरा? इस डे को क्या कहा जाएगा? ये डे कौन सा डे है, जरा बताओ। एनीवन नोज अबाउट दिस? 26 नवंबर 1949, ये कौन सा डे है, जरा बताओ मुझे। फिर एक होता है 24 जनवरी 1950, यहां पर एडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथेम। ठीक है, एंड इसी दिन पे, इसी दिन पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as first president of India। इनको इलेक्ट किया गया था एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी दिन पे, ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी दिन पे हुआ था फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग और नॉट? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? एंड इस दिन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला जाता है इसको। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी अडॉप्टेड दी कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया था? आर कॉन्स्टिट्यूशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको दूसरे वर्ड में समटाइम्स कहा जाता है लॉ डे। ठीक है, वहां पे और एक डेट है, वो भी डाल देता हूँ। बहुत सारी डेट्स है यार, कितने याद रखोगे? मतलब अगर फ्लो में याद रखते हो तो सारी याद रह जाएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। 1950, ये तो पता ही होगा सबको। इट्स अ रिपब्लिक डे। एंड व्हाई इट इज रिपब्लिक डे? बिकॉज कम इनटू फोर्स, क्या कम इनटू फोर्स आया था? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाय द वे ये पता होना चाहिए, बड़ा काम का ये। Yes, just go through once all the dates. First of all, 26 November 1949,
called as constitutional day or a law day because of we adopted our constitution as our constitution. And then 24th January 1950 इस दिन पे क्या हुआ था, हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग दैट इज जनगण मन एंड नेशनल अंथम दैट इज वंदे मातरम वी हैव अडॉप्टेड इट. एंड देन मूविंग टू द व्हाट, Dr. Rajendra Prasad elected on 24th January 1950 as a first president of India. Then final session happened on also 24th January 1950, and the last date is 26th January 1950. That is called as Republic Day because on that day Constitution of India came into force in India. एंड इफ यू कैन कनेक्ट, यहाँ पे इसी दिन पे हम लोग ने जो है वो नेशनल एम्बलम भी जो है वो अडॉप्ट कर लिया था. यस एवरीवन, गुड इनफ, गुड इनफ. सही है. ट्राई टू रिवाइज इट. रिवीजन के बिना ये याद नहीं होगा. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी कभी कभी 2-3 डेट्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये सच है, सब लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं. यू शुड रिवाइज इट कॉन्स्टेंटली, तभी ये सारी चीजें याद रहती है एंड एग्जाम में हेल्प कर. अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं पे तो कहीं ना कहीं पे तो कभी ना कभी भूलना ही है. अगर रिवाइज नहीं करोगे तो डिफिकल्ट है इनको याद करना. मैं तो सच बता रहा हूँ, क्योंकि खुद मैं भी वही फेस करता हूँ. चल आगे जाते हैं. ओके, सो थिंग्स हियर जस्ट गो थ्रू. इट्स अ समरी, वी कैन से इट्स अ समरी ऑफ अ प्रीवियस डिटेल्स. यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी एडेड है, जैसे कि महात्मा गांधी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. द पर्सन हु इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट इज महात्मा गांधी जी. देन HVR Iyengar was a secretary to Constituent Assembly. प्रेम बिहारी रायजादा वाज कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, इसको अगर इनके बारे में शायद पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, क्योंकि ये कैलीग्राफर थे, इन्होंने वो राइटिंग जो है वो लिखी थी. देन नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये शायद नहीं पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी. देन हिंदी वर्जन कैलीग्राफी डन बाय दी वसंत कृष्णा वैद्य. इन्होंने क्या बनाया था, हिंदी वर्जन ऑफ कैलीग्राफी बनाया था. अच्छा, जस्ट रीड इट वंस. ओके. एंड देन एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ये सिल है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, मतलब जो साइन होगी वो सिल को साइन कहा जाता है वहां पे, और साइन को सिल कहा जाता है. इन दैट केस लीगल मैटर्स में जो साइंस होती है, इफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो या किसी कंपनी की हो, वी कॉल्ड इट एज सिल. देन सर BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. एंड ड्राफ्टिंग कमिटी, इंपॉर्टेंट पर्सन, डॉक्टर BR Ambedkar, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाज चेयरमैन ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे. अच्छा, हु ड्राफ्टेड दी कॉन्स्टिट्यूशन. अब तक हम लोगों ने इतना सारा डिस्कशन किया, अब मुझे बताओ किसने ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे लोग आंसर करेंगे यहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया है, ये जनरल क्वेश्चन है. बहुत से लोग यहाँ पे गलत आंसर करते हैं. बताओ कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया. हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप आप करेक्ट आंसर करोगे. बेसिक क्वेश्चन. ए आंसर नहीं आया अभी तक. हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सर्च मत करना गूगल पे. यस बिहारिया हिमाक्षी, सो गया. बताओ हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
हाँ मुझे लगा था, मुझे लगा ही था वही करोगे आंसर। अच्छा अरे मेघा आप बताओ, मेघा हिमांशी आप जरा बताओ। मुझे लगा था यही आंसर होगा। हिमांशी एंड मेघा बताओ। डोंट नो। हिमांशी डोंट नो। मेघा मैम। पता नहीं सर। अरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं किया। he has much more wider role and contribution in the drafting of Indian Constitution. But he is not only a person to draft the Indian Constitution. ड्राफ्टिंग कमिटी जो है उसने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो हेड है, जब उनको जो हेड किया था, लीड किया था, वो पर्सन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों है? बिकॉज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑल दी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्होंने ज्यादा किया। मतलब बाकी की कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी की कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है, उनके डेटा को कैसे अपने यहाँ पे अपनी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करना है, वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इम्प्लीकेशन में लाई थी। तो इसी वजह से उनका रोल बहुत ज्यादा है। बट ये मिथ है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरा जो है वो ये ड्राफ्ट किया हुआ है। नहीं, उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ऐसा आंसर होना चाहिए। इसके बाद ये चीज याद रखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चन है एंड बहुत से लोग इस पे आंसर गलत करते हैं। आप किसी को भी ये पूछ लेना, बहुत से लोग यही आंसर करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बट वो गलत। समझ में आया? याद रहेगा इसके बाद। और ये एग्जाम के लिए नहीं बता रहा था, ये जनरल लाइफ में भी याद रखो। ठीक है। किसी को भी ऐसा आंसर मत करना, दोनों आंसर ये बिल्कुल मत करना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर पता नहीं, तो बहुत गलत बात है। बिकॉज वी आर इंडियंस, वी शुड नो दैट। ठीक है। चलो आगे जाते। नाउ सोर्सेस एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, कहां कहां से क्या क्या लाया गया, वो ये देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स क्या है। फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे एक इंसान का एक अपना डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होता है ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा अलग अलग बिहेवियर है, बहुत ज्यादा अलग अलग फंक्शंस है। उन फंक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चार्ट है, जिस चार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लाया गया। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने बोला था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से बहुत कुछ उठाया हुआ है इन लोगों ने। तो पहला तो फेडरल स्कीम यहाँ से आ गई, इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ से लिए गए, एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से लिया गया, फंक्शन इसके यहाँ से लिए गए। यूके से क्या मंगाया? यूके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम ले लिया, रूल ऑफ लॉ, कॉमन लॉ, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ से आई हुई है, बाइकैमरलिज्म जो पार्लियामेंट्री सिस्टम टू हाउस की है वो यहाँ से आई हुई है, बिकॉज दे हैव टू चैम्बर्स इन इन देयर सिस्टम। तो वहां से ही हम लोगों ने क्या किया, टू हाउस का सिस्टम लाया। कैबिनेट सिस्टम, जो स्टेट कैबिनेट होता है, यूनियन कैबिनेट होता है, वो सब कुछ जो है वो यूके से आया हुआ है, मतलब इंग्लैंड से आया हुआ है। देन फिर हम लोग यूएस गए, यूएस से क्या लेके आए? फंडामेंटल राइट्स। यूएस की जुडिशियरी भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत कॉपी कर ली अच्छी खासी। सुप्रीम कोर्ट मशीनरी जो है वो हम लोगों ने बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट मशीनरी जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट सेकंड, सुप्रीम कोर्ट मशीनरी हम लोगों ने ना इनके पास से ही ली हुई है सच। ये एक पॉइंट है जो पूछा जाता है, जस्ट लेट मी कंफर्म इट। सुप्रीम कोर्ट मशीनरी जो थी, हाँ इट वॉज टेकन बाय अमेरिका, करेक्ट। यहाँ से अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से ही उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट मशीनरी। एंड होल जुडिशरी सिस्टम वॉज कमिंग फ्रॉम दी, वॉज केम फ्रॉम दी यूएस ओनली। देन आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या होता है? जनरल रूल फॉर द गवर्नमेंट, so how they can form the policies for the
कंट्री, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, तो कंट्री के लिए आप किस तरीके से पॉलिसीज बनाओगे, ऐसे रूल बनाए गए हैं। बट एक क्रिटिक है यहाँ पर, आई वुड से कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्होंने जो है वो फोर्सिएबल नहीं बनाया, मतलब एनफोर्सिएबल नहीं बनाया हुआ है। अब उसका बैकफॉल्ट क्या है कि अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं है, सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब अगर समझो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी जो है वो इंडियन सिटीजन के ऊपर डाल देती है, तो इसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। रादर देन ग्रेडिंग डाउन दोज गवर्नमेंट, आप कुछ नहीं कर सकते। अगले इलेक्शन मतलब यू हैव टू वेट टिल दी 5 years टू ब्रिंग देम डाउन। वो गवर्नमेंट को नीचे लाने के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट कोर्ट में जाके कुछ भी आप सफाई नहीं मांग सकते कि बाबा ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। गवर्नमेंट से यू कांट आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। देन नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, ये लाया है आयरलैंड से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सिस्टम आई है आयरलैंड से। कैनेडियन से क्या आया? फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल का मतलब यहाँ पे दो हेरार्कियल है, हेरार्चिकल है, मतलब ऊपर सेंटर है, नीचे स्टेट है। स्टेट अलग अलग लेवल पे चलता है एंड सेंटर उसको हेड करता है, दैट इज फेडरल सिस्टम। देन ज्वाइंट सिटिंग, दो पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग, वो यहां से आई हुई है। देन जर्मनी से क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ एफआर ड्यूरिंग दी इमरजेंसीज। यहाँ पे एफआर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के वक्त क्यों लिए जाते हैं? बिकॉज इन सम केसेस ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी आती है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है, तो खुद खुद सिटीजन्स को भी मिलिट्री बन के खड़ा होना पड़ता है। इन दैट सिचुएशन आपके जो फंडामेंटल राइट्स है जो आपके लिए जाते हैं, उनको सस्पेंशन दिया जाता है। ऐसे तीन ही है जिनको सस्पेंड किया जाता है। वी विल सी दैट आफ्टरवर्ड इन द फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन। देन यूएसएसआर से क्या लिया हम लोगों ने? फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली। सेम एज डीपीएसपीज, डीपीएसपी जैसी इन्फोर्सिबल नहीं होती, यू कांट गो टू द कोर्ट, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी है वो इन्फोर्सिबल नहीं होती। जैसे कि एक जनरल रूल है, जनरल रूल आई वुड से कि स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, एज अ लॉ अबाइड रूल होना चाहिए, दैट सेज कि बाबा अब जो है जब भी नेशनल एंथम चलता है, यू शुड स्टैंड स्ट्रेट एंड देन यू शुड रिस्पेक्ट द फ्लैग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे के बाद जो है वो फ्लैग समटाइम्स ऑन द रोड गिरा होता है, समटाइम्स वो कभी कभी कचरे के डिब्बे में गिरा होता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, उसके ऊपर लॉ होना चाहिए, बट वो नहीं है। हाँ, बट दैट मेंशन कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड दूसरी बुरी बात ये है कि ये भी नॉन इन्फोर्सिएबल है। मतलब अगर किसी ने कोई भी एक फ्लैग जो है वो फाड़ के फेंक देता है, यू कांट टेक एनी एक्शन, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ। तो यही जो चीज है ना, वो थोड़ी एनफोर्सिबल होनी चाहिए, या फिर कोई लॉ बनना चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं है फिलहाल के लिए। देन फ्रेंच, फ्रेंच से क्या लिया? लिबर्टी की कंसेप्ट ली, इक्वालिटी की कंसेप्ट ली, और फ्रेटर्निटी की कंसेप्ट ली। जो हम लोग भाईचारा बोलते हैं ना, वो फ्रेंच से आया हुआ है। इक्वालिटी की कंसेप्ट फ्रेंच से आई हुई है। लिबर्टी की कंसेप्ट कहां से आई हुई है? फ्रेंच से आई हुई है। लिबर्टी का मतलब क्या है? यू हैव अ लिबर्टी टू स्पीक एनीथिंग, यू हैव अ लिबर्टी टू गो एनीवेयर, यू हैव अ लिबर्टी टू मेंशन योर ओपिनियंस ओवर देयर। ये सारी लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां से आया? तो वो फ्रेंच से आया। जस्ट गो थ्रू इट। गुड इनफ। ओके, चलो। रिया, डन। मेघा, यस। चलो अब आगे जाते हैं और फीचर्स को देखते हैं, ठीक है।
फीचर्स, यहाँ पे एक पिक्चर इमेज डाला हुआ है, बट देन वी शुड लुक दिस, यहाँ पे देखते हैं जरा क्लियरिफाई हो जाएगा। और पिक्चर फॉर्म ऐसे ही रखा हुआ है, अगर आपको कहीं पे रिवाइज करना हो तो पिक्चर फॉर्म को यूज कर लेना बाद में। तब अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इतना कुछ ये नहीं है, स्ट्रेस लेने जैसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, जस्ट वन साइड समझ लो कि क्या है ये। पहला, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज इन इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था, सो इट हैज 395 आर्टिकल्स, देन 22 पार्ट्स, एंड देन 8 शेड्यूल्स। ये अगर पूछा जाएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है पूरा का पूरा, कि इनिशियली जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सेग्रीगेटेड था, कैसे पार्ट थे उसके अंदर। तो देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। नाउ इसके बाद अब फिलहाल के लिए 470 आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। अब ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, समटाइम्स कभी कभी अमेंडमेंट्स होते हैं, सो लुक आफ्टर इट। देन साइज एट्रीब्यूटेड टू इट, डाइवर्सिटी, वास्टनेस ऑफ इंडिया, historical factors, legal expertise of constituent. Then next, sources of provisions. Provisions के sources कहाँ से आए हैं? तो हम लोगों ने अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें ली हुई है, जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से ली हुई है। तो ये ऐसा है कि कुछ प्रोविजंस जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए हुए। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। देन फिलोसॉफिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एफआर एंड डीपीएसपी फ्रॉम अमेरिकन, अभी अभी हम लोगों ने देखा ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगह से जो है वो सोर्सेस ब्रॉटअप किए हुए हैं। देन फेडरल सिस्टम है, फेडरल विथ यूनिटरी बायस। फेडरल विथ यूनिटरी बायस का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब टू गवर्नमेंट, एक सेंटर एक स्टेट, बट यहाँ पर जो चीजें है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी वजह से क्या होता है, गलत चीजें नहीं हुई। ऐसा बोला है, थियोरेटिकली बोला है, डोंट कनेक्ट विद प्रैक्टिकली तो आपको गलत दिखाई देगा, बट थियोरेटिकली तो यही बोला है कि यहाँ पर टू गवर्नमेंट्स होंगे, सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर ध्यान रखेगा, जो कि एक्चुअल में होता है, बट दैट इज अदर पार्ट कि वो नेगेटिव भी है समटाइम्स। देन डिवीजन ऑफ पावर्स, स्टेट में जो है वो पावर डिवाइड हुई है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म है, मतलब दो पार्ट ऑफ दी है। देन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, एंड सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, एंड इमरजेंसी प्रोविजंस है। यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या आएगा, सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होगी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट है वो ऑल ओवर द इंडिया सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर यूसीसी सिविल कोड तो नहीं है, तो फिर वो सिंगल कैसे हुआ? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जो जुडिशियरी का जो रूल है, जो कॉमन लॉ सिस्टम है हमारे यहाँ पर जो रिटन है, वो सेम है ऑल ओवर दी इंडिया। अंडरस्टूड? देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट, देयर आर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी इन व्हाट मैनर, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्विकली अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट इजी पार्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि यूके से बोरो की है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, हम लोग कर सकते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या, करना डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, प्रोसेस लेंदी है। कोई भी अमेंडमेंट करनी होती है ना, लॉ में कभी भी अमेंडमेंट करनी होती है, जनरल बात बता रहा हूं, तो हमें कुछ चीजें प्रूफ करनी पड़ती है कि ये प्रोविजन किस तरीके से एक फंडामेंटल राइट को डिप्राइव कर रहा है किसी सिटीजन का, या एक लॉ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरस कर रहा है। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड दी पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है। तो उस मोमेंट पे उस लॉ को जो है वो डोमिनेट किया जाता है या कंप्लीटली एबॉलिश किया जाता है। बट इन अ वे, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपको चेंज करना है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड करना है, तो डू अंडरस्टैंड कि उसको किस तरीके से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जहां पे लॉ की बात होती है, चलो आपके पास एक बेस है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसी वजह से आप बोल रहे हो, आपके पास एक बेस है बोलने के लिए। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर अमेंडमेंट करनी है, तो कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी चैलेंज होगी। तो इन दैट वे इट इज रिजिड, but on the other hand we have a right, we have a scope to amend it.
एंड दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. एंड वी ब्रॉट इट फ्रॉम वेयर? रिजिडिटी आती है यूएसए से एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यूके से. जो यूके से कंसेप्ट ली गई है दैट इज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट, एंड द यूएसए से जो ली गई है देयर इज डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज फ्रॉम द यूएसए. देन वी टूक अ पार्लियामेंट्री फॉर्म. पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम लोगों ने दो पार्लियामेंट रखे हुए, सॉरी दो हाउसेस रखे हुए, राइट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. Now tell me what is upper house and what is lower house, which considered as a lower house and which considered as a upper house. ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे. And then नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट दैट ब्रिंग्स फ्रॉम यूएसए, वो यूएसए से ले होगी है. एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है वो कहां से आई है? यूके पास से, यूके के पास से. सोवरेनिटी मतलब उनके पास राइट्स है टू डिसाइड. देन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल जुडिशियरी में नहीं होगा. एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियरी के अंदर नहीं आएगी. तो ये सीधे सीधे क्या है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है इन अ वे, फंक्शनली एंड लीगली. नाउ नेक्स्ट, देयर आर द फंडामेंटल राइट्स वी हैव, राइट. हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी अभी आपको बताया कि जो इंडियन कंट्री है उसके अंदर इंडिया की सिटीजन्स के लिए, इंडिया की स्टेट्स के लिए जो भी अच्छा काम करना है, वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट या वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने हुए. वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब वो रूल है. दे आर ऑन द बेस ऑफ व्हाट? सम ऑफ द सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स. एंड वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन नॉन एनफोर्सिएबल है. दैट मीन्स यू कांट टेक अ लीगल एक्शन, कांट टेक एनी लीगल एक्शन, एनी लीगल एक्शन. आप कोई भी लीगल एक्शन उसके ऊपर नहीं ले सकते. देन अगर वो वायलेट होते हैं, मतलब कोई अगर फॉलो नहीं करता, कोई स्टेट अगर उनको जैसा पॉलिसी चाहिए, आपको जैसी पॉलिसी चाहिए, वो अगर कोई स्टेट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो यू कांट गो टू द कोर्ट एंड आस्क देम कि बाबा हमें स्टेट जो है वो ये नहीं दे रहा है, बिकॉज इट इज नॉन एनफोर्सिएबल. वो सीधा सीधा ये स्टैंड लेके बैठ जाएगा गवर्नमेंट कि ये तो भाई नॉन एनफोर्सिएबल है, वी कैन डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग. सिंपल. नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन सिमिलर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. यही चीज है कि यहाँ पे ये ड्यूटीज जो है वो सिटीजन के लिए है. दिस इज फॉर सिटीजन एंड दिस इज फॉर गवर्नमेंट. अगेन ये भी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर एंड नॉन एनफोर्सिबल इन द नेचर. एज आई सेड, अगर आप नेशनल एंथम के वक्त अगर स्टैंड स्टेट नहीं रहते हो तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, बिकॉज इट इज नॉन जस्टिसिएबल. दूसरी चीज, वैसे आजकल तो बड़े रूल निकाले हुए हैं, लेकिन अगर आप नेशनल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर अगर बात करो तो वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि यू शुड कीप क्लीन ऑल दोज नेशनल मॉन्यूमेंट्स. अगर उसके ऊपर आप गंदगी करोगे, गलत चीजें करोगे, तो वैसे तो हम लोग अंदर अंदर मतलब पुलिस एग्जीक्यूटिव जो है वो वहां पे ध्यान देती है, लेकिन जनरली ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको जेल होगी, आपके ऊपर फाइन चार्ज होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है. इट्स जनरल रूल जो बनाए गए, इंटरनल रेगुलेशंस बनाए गए, बट देयर आर नो सच काइंड ऑफ लॉज या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर वो इन्फोर्सिबल नहीं है. यू कांट गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड से कि बाबा ये फंडामेंटल ड्यूटी है जो इन्होंने नहीं फुलफिल की है तो इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए. तो ऐसा कोई यहाँ पे जस्टिसिएबिलिटी नहीं है. देन सेक्युलर स्टेट का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर हम सारी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देते हैं. कोई भी रिलीजन को उसकी रिलीजन्स के हिसाब से, उसकी कास्ट के हिसाब से पार्शियल ट्रीट नहीं किया जाता. ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो तो आपको फेवर दिया जाए या किसी को कुछ फेवर मिले, ऐसा नहीं होगा. एवरीवन इज सिमिलर, एवरीवन इज सेम इन द आईज ऑफ लॉ और इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट. देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सुनने में बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड लगता है, सुनने में बड़ी ही फ्रेज लगती है, बट कुछ नहीं होता. इट्स अ सिंपल सिंगल वोट सिंगल इलेक्शन. मतलब एक इलेक्शन के अंदर आप एक वोट कर सकते. आपके पास इलेक्शन में एक पर्सन के पास एक वोट होता है. जनरली हर जगह पर यही फॉलो होता है. इवन यू कैन से कंपनी लॉ अगर देखोगे तो कंपनी लॉ में जब कंपनी के अंदर जब आप ये करते हो, वोटिंग करते हो, वहां पर भी यही फॉलो होता है. और यहाँ पर भी बेसिक इलेक्शन जो गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं वहां पर भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का रूल फॉलो होता है. दैट मींस सिंगल पर्सन सिंगल वोट इन द सिंगल इलेक्शन. देन सिंगल सिटीजनशिप, यू कांट एक्वायर टू सिटीजनशिप एट अ टाइम. आप इंडिया में एक ही सिटीजनशिप लेके बैठ सकते हो, इंडियन सिटीजनशिप एक ही, मतलब आपके पास दो सिटीजनशिप नहीं हो सकती. देन इंडिपेंडेंट बॉडीज,
वी हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, हमारे पास कैग है, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही इज ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन होता है? ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट। नाउ मैंने बोला ही इज ऑडिटर ऑफ इंडिया, मतलब ये एक पर्सन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक बॉडी है। तो याद रखो इसी को, इस बॉडी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो मैंने इसको बता दिया कि ये क्या है, ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कब खुला था, वो डेट जो है वो याद रखना है, भूलना नहीं है, वो ईयर याद रखना है। चलो, इमरजेंसी प्रोविजंस भी है हमारे पास। मैंने अभी भी बोला इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो क्या बोलते हैं कि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन आपके कुछ राइट जो है वो एबॉलिश कर दिए जाएंगे। वो कौन से हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब इन द नेक्स्ट सेशन जब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से तब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो, वेदर इट इज अ नेशनल इमरजेंसी, वेदर इट इज अ स्टेट इमरजेंसी, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी के अंदर आप उन गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि आपकी कुछ फंडामेंटल राइट जो स्पेसिफिक है उनको वो एबॉलिश कर सकती है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पेंडेमिक, कोरोना के टाइम पे आपको घर से निकलने के लिए रोक दिया गया था। जनरली आपके पास ये फंडामेंटल राइट होता है कि आप कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट, बट विद सम लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस, जो कि हम लोगों ने की कंसेप्ट में सीखा था, राइट। देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो वो चीजें आपके ऊपर अप्लाई होगी, बट इन अ स्टेट इमरजेंसी सारे जो मेन फंडामेंटल राइट जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है जिनको एबॉलिश करना होगा वो ये लोग एबॉलिश कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दैट इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री टायर गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग थ्री टायर गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक पंचायती राज है, विलेज पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, मतलब थ्री टायर एक अलग अलग लेवल पे हम लोग जो है गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। अगर हम विलेज की बात करेंगे, अगर हम सिंपल ग्राम पंचायत की बात करो, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करो, देयर आर सम हायरार्कीज, तो यहाँ पे थ्री टायर हायरार्की गवर्नमेंट की है। देन अभी अभी नया जो आया है 97th जो अमेंडमेंट हुआ है इन 2011, उसके अंदर क्या मिला, ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइजेस द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स एज अ फंडामेंटल राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आप अंडर फंडामेंटल राइट जो है वो फॉर्म कर सकते हो। नाउ न्यू डीपीएसपी ऐड कर दिया गया एंड दैट सेज की बाबा प्रमोशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब अब जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना ये एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। सो इफ यू से, अगर आप किसी समझो आप सोसाइटी में रहते हो, आप बिल्डिंग में रहते हो, एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर योर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, so you now have a fundamental right under the article 19. but now people will say कि सर अगर हम लोग लीगली एलिजिबल नहीं है तो क्या फंडामेंटल राइट हमें सपोर्ट करेगा टू डू दिस? तो बिल्कुल नहीं करेगा। यू हैव अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ओवर इट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था मेरिट लिस्ट, जब मेरिट लिस्ट लगती है तो लोग क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट के बदले बात ये करते हैं कि मुझे तो सर मार्क्स उतने ही मिले, उसको इतने मिले, फिर मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिला? बिकॉज इट इज ऑफ अ मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आया उसको वो मिलेगा, जो नहीं आया उसको नहीं मिलेगा। सेम एज दैट यहाँ पे लीगल लीगल जो है, लीगल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को फॉलो नहीं करती, वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती, तो वो रजिस्टर नहीं होगी। इवन आपके पास फंडामेंटल राइट होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब प्रमोशन करना है ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो इन्फोर्सिबल नहीं है। यू कांट से टू कोर्ट में जाके अब ये चिल्ला नहीं सकते कि स्टेट हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाने दे रहा है, वो उनके ऊपर इन्फोर्सिबल नहीं होगा। देन और एक पार्ट ऐड कर दिया गया, एंड विच पार्ट सेज व्हाट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए स्पेसिफिक पार्ट ऐड कर दिया गया, एंड आर्टिकल्स आर मेंशन हियर, जेड एच से लेके जेड टी तक, ये बहुत ज्यादा एडेड हो गया। तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर ऐड कर दी गई, एंड दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। इतना समझ में आया? ये सारे फीचर्स थे, एक बार बाद में ये सारी चीजें गो थ्रू कर लो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जस्ट 4-5 बार अच्छे से रीड कर लोगे तो सारी चीजें पता चल जाएगी, सिंपल है। जस्ट इमेजिन योर कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट इमेजिन दोज एप्लीकेबिलिटीज, तो ये सारे फीचर्स सिंपली याद हो जाए। The last one but not the least one, here is the preamble of Indian Constitution. ये प्रियम्बल जो है, इस प्रियम्बल में ना क्या क्या पूछा जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो इनकी जो क्रोनोलॉजी है, पहले यहाँ पे जस्टिस लिखा हुआ है, फिर लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, फिर फ्रेटर्निटी, तो ये जो इसका जो क्रोनोलॉजी है ना वो पूछा जाएगा। या फिर इसमें यहाँ पे ना सोशल, जैसे यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक का क्रोनोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना
जस्टिस के बाद सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, जैसे कि SEP, SEP क्या है? जस्टिस। अब वहां पे क्रोनोलॉजी उल्टी भी लिखी होगी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, गलत हो जाएगा। जहां पे क्रोनोलॉजी का पूछा गया, क्रोनोलॉजी सेम रखो। समटाइम्स क्रोनोलॉजी को अवॉइड करते हैं और दो तीन चीजें ऐड कर देते हैं, तो वहां पे क्रोनोलॉजी नहीं देखनी। लेकिन जब क्रोनोलॉजिकल पूछा जाएगा तो क्रोनोलॉजी के ऊपर ध्यान देना होगा। देन लिबर्टी कौन सी है? थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्शिप की है। सो यू कैन डू लाइक दिस, TEBFW। अब इसका अगर वर्ड बनाना चाहो तो वर्ड भी बना सकते। इक्वालिटी ऑफ अ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा कि इक्वालिटी किसकी प्रोवाइड की जाती है? तो स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल। फ्रेटर्निटी के बारे में नहीं पूछा जाता, सिंपल है। एंड हियर आर दी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd वाला। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के अंडर जो है दो वर्ड ऐड कर दिए गए, दोज आर, सॉरी, दो तीन ऐड कर दिए गए, सोशल, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तीन वर्ड ऐड कर दिए गए थे 42nd अमेंडमेंट में। मतलब कौन से है वो? सोशल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके पहले कौन से थे? सोवेरियन था एंड रिपब्लिक था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया? यहाँ पर सोशल, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी भी ऐड कर दिया गया। बाय द वे यहाँ पे वो आई थिंक पुराना है, हाँ ये वाला पुराना है, तो नया वाला मैं ऐड कर दूंगा, आपको भेज दूंगा, तो वहां पे वो रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रिटी के लिए भी वर्ड एक ऐड कर दिया गया था, दैट इज इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रीवियस वाला है, ये बिफोर 42nd अमेंडमेंट के पहले का ही, बिफोर 42nd अमेंडमेंट का है, ठीक है। तो इसको मैं आपको आफ्टर 42nd अमेंडमेंट जो है इसके साथ में है ना, वो भी भेज दूंगा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीजें लिखी हुई है, देखो कुछ कोर्स लिखे हुए हैं। ये कोर्स समटाइम्स, मतलब ऐसे मैंने देखा है, दो तीन एग्जाम्स मैंने देखा था, तो मैंने जनरली ऐड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल के बारे में क्या बोलता है, देन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये किसने बोला? एन ए पालखी वाला। ये एन ए पालखी वाला इज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट, यू कैन से। ग्रेटेस्ट एडवोकेट मतलब इतने ग्रेटेस्ट एडवोकेट कि जब वो कोर्ट रूम में खड़े होते थे तो बड़े बड़े जजेस भी पसीने से मतलब उनको डर लगता था उनसे, इतना वो परफेक्ट थे। तो नानी पालखी वाला पर्सनल नेम है। आज भी उनके बारे में मतलब यूट्यूब पे कभी सुनना, तो इज ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन दी लॉ फील्ड, यू कैन से। इनके ऊपर बुक है इनकी खुद की, एंड जबरदस्त मतलब। देन हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेट बाय whom? KM Munshi. Keynote to the Constitution, set by whom? Ernest Barker. And then Guiding Light for Judicial Interpretation, set by Justice Sikri in Keshavananda Bharati case, which is very important case. लॉ, जो लॉ के स्टूडेंट है, मेगा के लिए काम किया। That's it with the preamble, and here we are done with the lecture. ये समझ में आया? गुड इनफ। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें बता दी है, तो टेक अ ब्रेथ, आराम से, ठीक है। आई वोंट आस्क यू कि क्या डाउट है, आई नो सारी चीजें फैक्चुअल है तो डाउट्स आना मुश्किल है। एक बार रीड कर लो, गो थ्रू कर लो। देन अगर कोई बैकग्राउंड डाउट आता है, याद रखो, अगर कोई बैकग्राउंड का डाउट आता है तो पहले मुझे टेक्स्ट करो, डीएम करो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। पहले डीएम करो कि बाबा ऐसा कोई डाउट है मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता पाऊँ। अगर आप ऑन दी स्पॉट लेक्चर में आके उनके बारे में पूछोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ मेगा, याद रखना पड़ेगा, देर इज नो वे टू स्किप इट। हाँ, बट आई कैन अश्योर यू, अगर आप गो थ्रू बार बार करोगे ना तो वो याद रखना आसान हो जाएगा, बिकॉज आपके पास टाइम है रीड करने के लिए। अभी आप एग्जाम जो है वो ऑन द स्पॉट दोगे नहीं, आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। सो आप गो थ्रू करते हो, ये सारी चीजें याद होना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ फैक्चुअल वन, बट धीरे 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 जैसे रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। चलो, गुड इनफ। So let me stop the recording.